Hello students, देखो in this video we will discuss about isothermal process and adiabatic process and related questions coming from the chapter a specific heat capacity of gases। देखो स्पेशली है ना, जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक रिटन बाय एस सी वर्मा साहब, ठीक है। बट उसके पहले जो है ना, कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। देखो आइसोथर्मल, और एक बात और भी जान लो, नीट एंड जेई में है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आना मस्ट है। तो एक क्वेश्चन श्योर तुमको करना है, तो यहाँ जो मेंशन किए हैं टॉपिक्स उनको स्टडी करो, रिवाइज करो और तब क्वेश्चन पर आओ, तो क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है कि देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। गैस जो है कंटेनर में है, वेसल में है, बात समझ गए। तो हीट का अगर एक्सचेंज हो फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, तो एक्सचेंज जब होगा, आदान प्रदान हीट का होगा, तो सिस्टम यानी जो गैस है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट बना हुआ रहेगा। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो ये जो है स्ट्रिक्टली जो है बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब देखो इसमें जो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू एन आर टी, इसको म्यू आर टी भी हम लिखे हैं, एन आर टी लॉग फॉर्म में होगा, ठीक है। लॉग फॉर्म में होगा तो यहाँ हो गया वी एफ फाइनल वॉल्यूम होगा और डिवाइडेड बाई होगा, है ना, इनिशियल वॉल्यूम होगा। क्लियर। अब एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, तो हम ऐसे म्यू भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हो, म्यू भी लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स के लिए। क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर जो लिखे हैं सी आइसोथर्मल यानी स्पेसिफिक हीट, तो स्पेसिफिक हीट सिंपली नहीं है, यहां एन लिखा हुआ, इसका मतलब है कि मोलर, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं है, मोलर हीट कैपेसिटी है। तो मोलर हीट कैपेसिटी जो होगा आइसोथर्मल के लिए, तो डेल्टा क्यू अपॉन यहाँ एन डेल्टा टी होगा, चाहे डेल्टा क्यू बाई म्यू डेल्टा टी आप लिख सकते हैं। म्यू डेल्टा टी लिख सकते हो, एन के प्लेस पर म्यू लिख सकते हो, बात समझ गए। अब देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है ना, कांस्टेंट होता है। इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू जीरो। तो जब चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी, इसके पहले जो हम पढ़ाए होंगे तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर के लिए डेल्टा थीटा यूज किए होंगे, चाहे डी थीटा यूज किए होंगे। तो डी थीटा यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है डेल्टा टी ही सूट करता है, जहां पर जो सूट करता है वही हम फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का वैल्यू क्या होगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर में तो चेंज ही नहीं हो रहा है। जब टेम्परेचर में चेंज हो ही नहीं रहा है तो डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा जीरो। तो जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा कि नहीं। क्लियर। अब चलो एडियाबेटिक प्रोसेस में इक्वेशन देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस को पहले समझो कि सिस्टम जो है, गैस जो है कंटेनर में है, वेसल में है। तो एडियाबेटिक का मतलब हुआ टेम्परेचर का कांस्टेंट ना होना, यानी टेम्परेचर में चेंज होना। टेम्परेचर में चेंज होना इसका मतलब है कि एक्सचेंज नहीं होगा टेम्परेचर में, यानी हीट में एक्सचेंज नहीं होगा, तभी टेम्परेचर जो है चेंज होगा, यानी राइज करेगा। क्लियर। जब टेम्परेचर में चेंज होगा इसका मतलब है सराउंडिंग से कंटेनर के इनसाइड में हीट का एक्सचेंज, है ना, नहीं होगा। इनसाइड टू आउटसाइड, आउटसाइड टू इनसाइड, जब हीट का एक्सचेंज ना हो तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। तो उसके लिए इक्वेशन जो है थोड़ा सा चेंजिंग है, देख लो यहाँ पर पी भी टू दी पावर क्या हो गया, गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। गामा इज इक्वल टू कितना हो गया, सीपी बाई सीबी। अब सीपी क्या है पढ़ा चुके हैं, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीबी का मतलब हो गया मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर हो गया। और सीपी इज ग्रेटर देन होता है सीबी, याद रखना। और सीपी माइनस सीबी इज इक्वल टू आर, where R is called molar gas constant, और वैल्यू इज 8.31 क्या होगा, जूल पर, है ना, जूल पर क्या होगा बोलो, एन आर टी लिखते हैं, एन आर टी लिखते हैं तो जूल पर मोल, है ना, आप पर केल्विन बोल सकते हो, जूल पर मोल पर केल्विन। जैसे पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, चाहे एन आर टी लिखते हो तो एन और म्यू, है ना, किसके लिए आता है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए आता है। तो आर का जब वैल्यू लिखोगे तो पीवी बाई म्यू, तब क्या लिखोगे, टी लिखोगे। आर का वैल्यू लिखोगे तो पीवी बाई म्यू टी लिखोगे। और
इसका यूनिट जो होगा क्या होगा, जूल पर, है ना, जूल पर मोल पर केल्विन होगा। अब वैल्यू के साथ लिखोगे तो 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन। क्लियर हो गया। अब चलो, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इसको याद कर लो, वीवीआई है टॉपिक। वर्क डन जो है वीवीआई है ना, इसको याद रखो। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस पर क्वेश्चन आता है, P1 V1 माइनस P2 V2 बाई गामा माइनस 1, इसको याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद चलो इन, है ना, उसके बाद है, उसके बाद हो गया इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो देखो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस में क्या होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो यहां पर याद रखना है U इज इक्वल टू म्यू 3/2 RT। अब U इज इक्वल टू म्यू 3/2 RT जो लिखे हैं, अब किसके लिए है, तो फॉर यहां लिख देते हैं, यहां चूंकि नहीं लिख पाए, यहां पर स्पेस है, फॉर लिख देते हैं, फॉर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैस हो गया। मोनो एटॉमिक गैस के लिए इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखिएगा, U इज इक्वल टू, है ना, म्यू 3/2, एन भी लिख सकते हो, यहाँ स्मॉल एन भी लिख सकते हो नंबर ऑफ मोल्स के लिए, है ना, तो म्यू चाहे एन लिखो, 3/2 RT। क्लियर हो गया। अब देखो मोनो एटॉमिक गैस का एग्जांपल जैसे हीलियम गैस हुआ, हीलियम गैस, इसके वन मॉलिक्यूल में वन ही एटम होता है, तो जिस गैस के वन मॉलिक्यूल में वन एटम हो उसको हम मोनो एटॉमिक गैस कहते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके लिए सीवी जो मोलर हीट कैपेसिटी है उसको याद रखो 3/2R, इसको, है ना, रिवाइज करो, बार बार इसको रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा 3/2R। Cp is equal to 5/2R, gamma is equal to Cp by Cv is equal to 1.67, मोनो एटॉमिक गैस के लिए। अब देखो फॉर डायटोमिक गैस के लिए यहां पर दो कंडीशंस है, वो हम बताए हैं। एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी, यहां पर म्यू 5/2 RT है, म्यू 5/2 RT, एन भी लिख सकते हो, एन 5/2 RT भी लिख सकते हो। इफ मॉलिक्यूल्स डू नॉट वाइब्रेट, यहाँ कंडीशन हम कहें ना डायटोमिक के लिए कंडीशन है कि मॉलिक्यूल्स डू नॉट वाइब्रेट, अगर वाइब्रेट नहीं करते हैं तब सीवी इज इक्वल, तब का एनर्जी है, समझ में आ रही बात, तब सीवी जो होगा 5/2R होगा, सीपी जो होगा 7/2R होगा, ठीक। तो आप गामा जब निकालिएगा तो Cp बाई Cv तो डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 1.40। क्लियर हो गया। इसको भी याद करना होगा आपको। इफ मॉलिक्यूल्स, है ना, वाइब्रेट, जब मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं उस केस में जो इंटरनल एनर्जी होगा U इज इक्वल टू म्यू 7/2 RT होगा, और Cv इज इक्वल टू 7/2R होगा, Cp इज इक्वल टू 9/2R होगा, और फिर गामा जो निकालेंगे, है ना, कितना, Cp बाई Cv तो 1.29 होगा, तो इसको याद रखिएगा। अब इसका एग्जांपल क्या हो गया, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस हो गया, उसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, बात समझ गए, और बहुत सारे गैसेस हैं। अब क्वेश्चन आओ, तो क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से हम लिए हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लाजवाब क्वेश्चन सब है, ये सब नीट एंड जेई में इस बुक से क्वेश्चंस तो रहता ही है। ऐसा नहीं है कि नंबर जो है सेम रहे, नंबर में भी चेंज, नंबर ना चेंज हो जाएगा, प्रोसेस वही रहेगा, फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा क्या, है ना, आइसोथर्मल का डिफिनेशन भी चेंज हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो देखो, a vessel containing 1 mole of a monoatomic ideal gas, आ गया ना क्वेश्चन, monoatomic ideal gas, यहाँ शॉर्ट में लिखे मॉलिक्यूलर वेट 20 ग्राम पर मोल है, is moving on a floor at a speed of 50 मीटर पर सेकंड। देखो एक वेसल है ना, containing 1 मोल of monoatomic ideal gas, जिसके अंदर 1 मोल आइडियल गैस है, और सिलेंडर जो है मूव कर रहा है, मूव कर रहा है ना, कहां, फ्लोर पर, फर्श पर मूव कर रहा है, और स्पीड दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड, यानी सिलेंडर जो मूव कर रहा है उसका स्पीड दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड।
द वेसल इज स्टॉप सडनली। अब उसके बाद वेसल जो होता है सिलेंडर है ना, अचानक रुक जाता है, मूव करना बंद कर देता है। तो कहता है एज मैकेनिकल एनर्जी लॉस्ट इज चेंज्ड इनटू इंटरनल एनर्जी। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है, जो मूव करने में जो एनर्जी है ना क्रिएट हो रहा है, वह एनर्जी उसके इनसाइड में गैस है, तो गैस का इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहता है उसके बाद कि फाइंड द राइज इन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर कितना राइज हुआ, क्लियर। तो देखो यहाँ गिवन जो है नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल हो गया, और मॉलिक्यूलर जो वेट है 20 ग्राम पर मोल है, वेलोसिटी दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकंड। तो जब सिलेंडर फ्लोर पर मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा, तो काइनेटिक एनर्जी पहले निकालो। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा इंटरनल एनर्जी, क्योंकि जब मूव करना वो स्टॉप करेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी सिलेंडर का होगा वही ना इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस के बराबर होगा भाई। तो हाफ एम वी स्क्वायर, अब इसको फाइंड आउट कर लिए, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास दिया हुआ है, देख लो मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 ग्राम पर मोल है, तो 20 इंटू है ना केजी में इसको बदल दिए, केजी तो 10 टू द पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना केजी पर मोल हो जाएगा। और वेलोसिटी 50 मीटर है पर सेकंड है, तो 50 इंटू 50 इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 25 जूल। अब जैसे देखो सोल्व हम क्विकली करते हैं, देखो यहाँ डबल जीरो, यहाँ जीरो, तो ट्रिपल जीरो हो गया। यहाँ 10 पर पावर कितना हो जाएगा इंटू 3 हो जाएगा, यहाँ पर पहले से 10 टू द पावर माइनस 3 है, तो पावर इज इक्वल टू हो जाएगा 10 पर माइनस 3 प्लस 3, तो जीरो हो जाएगा। तो 10 टू द पावर जीरो का मतलब 1 हो गया, ये 2 टू कैंसिल हो जाएगा, 5 5 का कितना हो गया 25 जूल हो गया। मल्टीप्लाई करने का अलग से कोई जरूरी नहीं। देखो अब देखो फॉर मोनो एटॉमिक गैस और एनर्जी का फॉर्मूला तो यूज करना होगा। अब मोनो एटॉमिक है तो U इज इक्वल टू 3/2 म्यू आर टी, 3/2 म्यू आर टी, वहां बताए भी हुए 3/2 म्यू आर टी, म्यू जो यहाँ है यहाँ लिख दिए है। अब देखो एनर्जी जो है यहाँ इंटरनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, तो यहाँ 25 पुट कर दी, 3/2 म्यू का वैल्यू 1 है और आर का वैल्यू 8.31, और चेंज इन टेम्परेचर इसको टी लिखा हुआ है तो डेल्टा टी लिख दिए, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर पूछता है, राइज इन टेम्परेचर पूछता है। अब यहाँ वैल्यूज रख देंगे, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा 25 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 हो जाएगा, और 3 से 8.31 में मल्टीप्लाई करोगे तो इतना होगा। तो अप्रोक्सीमेटली इसको तुम कितना मान लोगे 24.93, तो इसको 25 अप्रोक्सीमेटली मान लो, तो 25 से डिवाइड कर दो 50 में तो 2 केल्विन हो जाएगा, है ना, चेंज इन टेम्परेचर यानी राइज इन टेम्परेचर। तो फाइंड आउट हो गया कि नहीं, तो फॉर्मूला याद रखोगे तब ना फाइंड आउट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम बुक से लिए हैं। 5 ग्राम ऑफ ए गैस इज कंटेंट इन ए रिजिड कंटेनर। देखो ध्यान दो, एक एक वर्ड पर ध्यान देना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। रिजिड कंटेनर, कंटेनर कैसा है, रिजिड कंटेनर है ना, and is heated from 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर टू 25 डिग्री सेल्सियस। अब उसको गर्म किया जाता है, तो 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। सी भी दिया हुआ है 0.172 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी स्पेसिफिक हीट, मोलर हीट कैपेसिटी नहीं है यार, देख रहे हो यहाँ मोल लिखे हुए हैं, ग्राम लिखे हुए हैं, तो ये हो गया कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिया हुआ है, एंड द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज 4.2 जूल पर कैलोरी। अब इसका यूज हम बतला देंगे। कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ उसको कैलकुलेट करना। इसके लिए घबराओ नहीं, मैकेनिकल है ना, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का हम कैसे यूज करेंगे, घबराना नहीं है, यूज करना हम सिखा देंगे। तो देखो गिवन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा लिख सकते हैं, तो 25 माइनस 15 हो गया 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। मास कितना दिया है 5 ग्राम, सी भी दिया हुआ है ना, और यहाँ पर मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ है ना हीट यानी जे समझो आप, तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट को जे से इंडिकेट करो यार, तो जे इज इक्वल टू 4.2 जूल पर कैलोरी दिया हुआ है। एज एज डेल्टा क्यू भी लिख सकते हो, और नहीं तो डी क्यू लिख सकते हो, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब इक्वेशन आया कहां से, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड ऑन दी
प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ा चुके हैं। तो डी क्यू हीट गिवन टू द सिस्टम, तो इट्स इंटरनल एनर्जी इज रेज्ड और इंक्रीज्ड बाय डी यू एंड रिमेनिंग पार्ट इज यूज्ड इन डूइंग वर्क बाय डी डब्ल्यू। तो डी क्यू इज इक्वल टू हो गया डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब देखो रिजिड बॉडी है, बॉडी कैसा है, कंटेनर कैसा है, रिजिड बॉडी है, उसमें कोई चेंजिंग डायमेंशंस में नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, और जब वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा, रिजिड बॉडी है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू पीडीवी होता है। बताए हुए हैं कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होगा पीडीवी। तो जब यह डीवी है ना का वैल्यू जीरो होगा तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब है कि डी क्यू जो होगा डी यू के बराबर हो गया। तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो गया, डी यू। और डी यू को निकालना है तो डी क्यू निकाल लो, तो डी क्यू बराबर होगा एम सी भी डी टी, यानी पढ़ाए थे हीट गिवन इज इक्वल टू, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो एम लिखना होगा, सी भी लिखना होगा, चेंज इन टेम्परेचर लिखना होगा। तो ये दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है, इतना कैलोरी आ जाएगा। क्लियर है ना, कैलोरी इसलिए सब सीरियस सिस्टम में दिया हुआ है। अब हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट का यूज करेंगे। तो du इज इक्वल टू 8.6 इंटू 4.2 जूल, क्योंकि कैलोरी में जब है तभी उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ 8.6 इंटू 4.2 है ना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर 36.12 जूल आएगा। देखो यहाँ मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है यार, 8.6 में 4.2 से मल्टीप्लाई करके हम बतला दिए। क्लियर हो गया कि नहीं, तो 36.12 जूल हो गया। तो लाजवाब क्वेश्चंस, टॉपिक भी लाजवाब है, तो रिवाइज करो। नीट एंड जेई के लिए है ना, तुम्हारा एक क्वेश्चन जो है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू।